दोस्तों, क्या वाकई में मोदी सरकार गिराना इंडिया गठबंधन के लिए आसान होगा? राहुल गांधी ने एक विदेशी अखबार को इंटरव्यू में कौन सा विस्फोटक खुलासा कर दिया? वैसे तो हमारे देश में जो गठबंधन की सरकार है उसका इतिहास बहुत पुराना रहा है। मतलब मोदी जी के पिछले 10 सालों का कार्यकाल आप छोड़ दें, 14 और 19 के चुनाव को अगर आप छोड़ दें तो एक लंबा कार्यकाल रहा है। वाजपेयी की सरकार, उसके बाद यूपीए की सरकार, यूपीए 2 की सरकार, सब गठबंधन की सरकारें रही हैं। लेकिन आप सोचिए ना, उसके बावजूद भी मोदी जी की गठबंधन की सरकार पर लगातार इंडिया गठबंधन से अटैक हो रहा है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया था कि मोदी जी की ये जो सरकार है, एनडीए सरकार, ये कभी भी गिर जाएगी। और अब एक विस्फोटक खुलासा कर दिया है राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में। अमूमन राहुल गांधी दोस्तों इंटरव्यूज देते नहीं है, बहुत कम इंटरव्यूज देते हैं। इस पूरे चुनाव में जब मोदी जी एक चैनल को 3-3 इंटरव्यूज दे रहे थे, राहुल गांधी ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ना यूट्यूब चैनल्स को दिया, ना ही जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी चैनल जिनको आप कह लीजिए, अखबार कह लीजिए, राहुल गांधी ने किसी को भी इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन अब चुनाव के बाद राहुल गांधी ने एक विदेशी अखबार को, जी हाँ दोस्तों, यूके, यूनाइटेड किंगडम्स का एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उसको इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी बात कह दी है। राहुल गांधी ने जो बात कही है वो मोदी सरकार के माथे पर बल ला सकती है, उनको परेशान कर सकती है। फाइनेंशियल टाइम को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने भारत के राजनीतिक व्यवस्था के दायरे को लेकर कहा कि जो भारत का पॉलिटिकल सिस्टम है वो बढ़ गया है, उसका दायरा बढ़ गया है। भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव हुए हैं। इस बार जीत के आंकड़े ऐसे हैं कि एक छोटी सी चूक मोदी सरकार को गिरा सकती है। ये राहुल गांधी ने कहा है फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में। इसके बाद उन्होंने कहा कि मोदी के खेमे में बड़ा असंतोष है। पीएम मोदी के खेमे में ऐसे लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं, ऐसे में गठबंधन के सहयोगी मुंह मोड़ सकते हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एनडीए के खेमे में ऐसे लोग हैं जो उनके संपर्क में हैं, और कभी भी ऐसा हो सकता है कि उनके संपर्क में जो लोग हैं, मतलब जो एनडीए का हिस्सा हैं और जो राहुल गांधी के संपर्क में लोग हैं, वो कभी भी एनडीए से मुंह मोड़ सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की बातें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए जब से ये सरकार बनी है तब से कही जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों नेता हैं, नायडू या फिर नीतीश, दोनों ही अपने अपने वक्त में पलटी मारने के एक्सपर्ट रहे हैं। दोनों ही एनडीए का हिस्सा रहे हैं, एनडीए से रिश्ता तोड़ा है, उसके बाद पानी पी पी कर एनडीए को कोसा है और एनडीए के खिलाफ, खास तौर पर मोदी जी के खिलाफ तमाम तरह की बयानबाजी की है। चंद्रबाबू नायडू ने तो मोदी जी को अभी कुछ वक्त पहले आतंकवादी तक कह दिया था, और नीतीश कुमार ने तो क्या क्या बोला है मोदी जी के लिए। तो ये दोनों ही नेता पलटी मारने के अपने अपने दौर के एक्सपर्ट माने जाते हैं। लेकिन अभी इन दोनों की वजह से ये सरकार चल रही है। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जितने भी एनडीए के सहयोगी हैं वो उनके संपर्क में। देखिए दोस्तों, बात ऐसी होती है, राजनीति में कभी किसी के साथ संपर्क टूटता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस वाला, ये बीजेपी वाला, इनकी आपस में दुश्मनी है, लेकिन अंदर खाने सबकी सबसे बात होती है। खास तौर पर जो गठबंधन के सहयोगी, जैसे कि नायडू और नीतीश जैसे गठबंधन के सहयोगी हैं, उनके तो वैसे भी रिश्ते रहे हैं। सबके पारिवारिक रिश्ते भी होते हैं और राजनीतिक रिश्ते भी होते हैं। तो बातचीत तो सबकी सबसे होती है, एक शिष्टाचार बातचीत के अलावा भी बातचीत होती है। इसका जीता जागता प्रमाण दोस्तों वो तस्वीर थी जिसने सबको हैरान किया था। याद कीजिए, जब नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे थे, तेजस्वी यादव भी इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे थे। मतलब दोनों को एक ही प्लेन मिला। पटना से दिल्ली क्या एक ही प्लेन जाता है? दोनों एक ही प्लेन में आए। और हैरानी तो लोगों को तब हुई कि आगे बैठे नीतीश कुमार ने फिर तेजस्वी यादव को भी आगे बिठा लिया, तेजस्वी यादव उनके पीछे बैठे हुए थे। तो बातचीत का जो एक चैनल होता है ना, वो हमेशा सबके लिए खुला रहता है। लेकिन क्या वाकई में राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं ऐसा हो सकता है? क्या वाकई में ये सरकार गिराना इतना आसान होगा? दोस्तों, इस पर बहुत हद तक निर्भर करेगा कि अगले आने वाले 9-10 महीने इस सरकार के कैसे रहते हैं, क्योंकि अगले आने वाले नवंबर महीने तक ये पता चल जाएगा कि इस सरकार की सेहत में कितना फर्क रहने वाला है। महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा, ये 3 राज्य, इसको लेकर इंडिया गठबंधन में नजर बनाए हुए है। क्योंकि जो इस पूरे चुनाव का आप लबोलुबाब देखें, लोकसभा चुनाव का, तो मोदी जी को जो कड़ी चुनौती दी है वो क्षेत्रीय क्षत्रपों ने दी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी का रास्ता रोका, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस का गठबंधन महाअघाड़ी, उसने बीजेपी का रास्ता रोका। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ी चोट अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने पहुंचाई। तो अब देखिए, अलग अलग राज्यों में जहां जहां बीजेपी को नुकसान हुआ, वहां वहां क्षेत्रीय क्षत्रपों ने बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और बड़ा सवाल ये है कि ये जो 3 चुनाव होने हैं, हरियाणा, दिल्ली और
महाराष्ट्र, इन 3 चुनाव में 2 राज्य ऐसे हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र, जहां पर क्षेत्रीय क्षत्रपों का बहुत प्रभाव रहने वाला है। मतलब हरियाणा में तो साफ तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही लड़ाई है, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी हैं, शरद पवार भी हैं, कांग्रेस पार्टी भी, और तीनों ने ऐलान भी कर दिया है कि वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा दिल्ली में आम आदमी पार्टी अब भी सबसे बड़ा राजनीतिक फोर्स, राजनीतिक ताकत है, भले ही अरविंद केजरीवाल जेल में हो, तो यहाँ भी क्षेत्रीय क्षत्रप है। तो ये अगले 8-9 महीने बहुत ज़्यादा इस बात पर निर्भर करते हैं कि आने वाली सेहत इस सरकार की कैसी रहेगी। क्योंकि जब आप देखेंगे कि इन 3 राज्यों में से अगर 2 में भी बीजेपी हार जाती है ना, जिसके बहुत हद तक चांसेस हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा के लिए भी लोग कहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे देश में चुनाव में कभी भी कुछ भी पलट सकता है, तो इन 2 राज्यों में भी अगर बीजेपी हार जाती है तो बीजेपी के साथ जो सहयोगी है ना, फिर चिराग पासवान जैसे सहयोगी जिनके पास 5 सीटें हैं, या एकनाथ शिंदे जैसे सहयोगी, उनकी स्थितियां भी बहुत हद तक बदलेंगी। आपको क्या लगता है कि महाविकास आघाड़ी को जो टक्कर एनडीए दे रहा है महाराष्ट्र में, क्या चुनाव आते आते यही रूपरेखा होगी? मुझे तो ऐसा लगता है, जो आरएसएस के बयान है उसको सुनकर भी ऐसा ही लगता है कि जो अजित पवार है उनके साथ हो सकता है कि एनडीए रिश्ता तोड़ ले, अजित पवार एनडीए का हिस्सा ना हो। ये भी हो सकता है कि चुनाव के बाद महाराष्ट्र में पूरी की पूरी पार्टियों की जो स्थितियां हैं वो बदल जाएं। हो सकता है एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ मिल जाएं। उद्धव ठाकरे तो पहले ही कह चुके हैं वो किसी भी हाल में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि जब क्षेत्रीय क्षत्रप ये देखते हैं कि हमें उस पार्टी के साथ रहकर कुछ खास फायदा भविष्य की राजनीति में नहीं होना है जिस पार्टी के साथ आप अभी हैं, तो फिर आप नायडू और नीतीश की क्या बात कर रहे हैं? जो बाकी दल है ना, वो भी धीरे धीरे दूसरी पार्टियों से, दूसरे गठबंधन से अपनी बातचीत करना शुरू करेंगे। अब बात आती है यहाँ पर फिर नंबर गेम की। जो बहुमत का आंकड़ा है वो अब भी एनडीए के पास है, और अगर नायडू और नीतीश पलटी मार लेते हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल भी हो जाते हैं, तो भी इंडिया गठबंधन के लिए सरकार चलाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इस तरह की बयानबाजी करके आप देखिए, राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, या पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी हों, लगातार दबाव बना रही हैं सरकार पर, जबकि बीजेपी जो सबसे बड़ा दल है एनडीए के अंदर, उसके पास ठीक ठाक सीटें हैं। ये बात सही है कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर है, लेकिन फिर भी 200+ सीटें होना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बावजूद भी इस तरह का दबाव बनाना, ये इस बात का संकेत देता है, संसद सत्र से पहले संसद के अंदर किस तरह की रूपरेखा को लेकर विपक्ष जा रहा है, उसने ये संकेत दे दिए। 2, आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर विपक्ष ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो किस तरह से, किस स्ट्रैटेजी के साथ चुनाव लड़ने वाला है। इस लोकसभा चुनाव की जो सबसे घातक चीज रही, जो बीजेपी को जिसने नुकसान पहुंचाया, वो ये हुआ कि लोकसभा चुनाव क्षेत्रीय हो गया, क्षेत्रीय मुद्दे हावी हो गए, अग्निवीर जैसे मुद्दे हावी हो गए, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे हावी हो गए, पेपर लीक जैसे मुद्दे हावी हो गए, और अब तो चुनाव ही क्षेत्रीय हैं। अब महाराष्ट्र का चुनाव तो महाराष्ट्र के मुद्दों पर होगा ना, हरियाणा का चुनाव तो हरियाणा के मुद्दों पर होगा ना, दिल्ली का चुनाव तो दिल्ली के मुद्दे पर होगा ना। तो ऐसे मामलों पे जब क्षेत्रीय लेवल पर वैसे भी बड़े बड़े नेता हैं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हुड्डा की अगुवाई में चुनाव लड़ रही है, हरियाणा में बीजेपी के पास अभी भी 10 साल सरकार चलाने के बाद एक भी चेहरा नहीं है जो पैन हरियाणा बीजेपी के लिए वोट बटोर सकता है। तो बीजेपी की मजबूरी होगी, मोदी जी के नाम पर वो वोट मांगेगी। दिल्ली में तमाम जोर आजमाइश करने के बाद भी बीजेपी आज भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक भी चेहरा नहीं खड़ा कर पाई है, और यही हाल महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे, लेकिन उनकी क्या हालत हुई उसके बाद, अब तो डिप्टी सीएम बने हुए हैं, एक टाइम पर सीएम थे महाराष्ट्र के। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर विपक्षी गठबंधन के पास चेहरा है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनकी सरकार गिराई गई थी, उद्धव ठाकरे एक चेहरा है। अगर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो कांग्रेस पार्टी के पास भी बहुत चेहरे हैं महाराष्ट्र में। लेकिन इन 3 राज्यों में जिनकी जीत और हार पर बहुत हद तक एनडीए की सेहत निर्भर करती है, उन 3 राज्यों में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। अंत में बीजेपी को मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, और मोदी जी के चेहरे पर तो इन 3 राज्यों में चुनाव लड़ा गया था, जिसमें अगर आप दिल्ली छोड़ दें, दिल्ली में बीजेपी ने बढ़िया परफॉर्म किया है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में तो बीजेपी की भद्द पिटी है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये जो बयान दिए जा रहे हैं, चाहे राहुल गांधी की तरफ से हो या खड़गे की तरफ से हो, सरकार गिरे ना गिरे, सरकार को भयानक प्रेशर में लेने के लिए काफी हैं, और इस प्रेशर को आप महसूस भी करेंगे इस बार संसद के सत्र में। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।